Good morning, students. Today we'll be looking into the concept of debts under Hindu law. Now let us see what is debt under Hindu law. If we take into consideration the definition, then in that case we come to know that debt is an amount of a money which is borrowed by one party from the another. Debt क्या है? एक तरीके का अमाउंट है मनी के रूप में जो कि हम बोरो करते हैं एक पार्टी से, उसे हम क्या कहते हैं? डेप्ट कहते हैं। डेप्ट इज अ मेथड ऑफ मेकिंग लार्ज परचेसेस। ये एक तरीके का मेथड है जिससे हम लार्ज परचेसेस करते हैं जो हम ऑर्डिनरी नॉर्मल सिचुएशन में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिसको हम नॉर्मली ऑर्डिनरी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको हम करने के लिए क्या लेते हैं? एक तरीके का डेप्ट लेते हैं या कर्जा लेते हैं। ये जो मेथड होता है ऑफ मेकिंग अ लार्ज परचेसेस, उसे हम डेप्ट कहते हैं। समथिंग स्पेशली इन मनी, दिस इज owed to someone else or a state of owing something, इसे हम क्या कहेंगे? कंसेप्ट ऑफ डेप्ट कहेंगे। डेप्ट इज एन ऑब्लिगेशन दैट रिक्वायर्स वन पार्टी, दैट इज टू से द डेटर, टू पे मनी और द अदर अग्रीड अपॉन वैल्यू, किसको? टू अनदर पर्सन। अनदर पर्सन को हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। एंड डेप्ट इज अ डेफर्ड पेमेंट और अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स जो कि डिफरेंशिएट होता है इट फ्रॉम द इमीडिएट परचेस। तो इमीडिएट परचेस से देखा जाए तो डेप्ट जो है वो अपने आप में अलग होता है। डेप्ट क्या है? एक तरीके का ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है पार्टी के ऊपर। जिस पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है उसे हम डेटर कहते हैं। डेटर को पे करना होता है मनी या फिर अग्रीड वैल्यू देनी होती है, किसको? क्रेडिटर को। क्रेडिटर कौन होता है? या अनदर पार्टी होती है। डेप्ट जो है ये एक तरीके का डेफर्ड पेमेंट है या सीरीज ऑफ पेमेंट्स है जो कि डिफरेंशिएट करता है अपने आप को इमीडिएट परचेस से। अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए, डेप्ट कितने प्रकार के होते हैं? लोन होता है, बॉन्ड्स होता है, नोट्स होते हैं एंड मॉर्गेजेस होते हैं। ये तरीके के क्या होते हैं? लोन होते हैं। नाउ ये जो बेसिकली डेप्ट है, ये जो टर्म है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? डेप्ट जो है वो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था लेट 13th सेंचुरी में। और डेप्ट जो है ये वर्ड डेटे फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, ओल्ड फ्रेंच वर्ड डेट से आया है। तो डेप्ट जो है इट वाज फर्स्ट टाइम यूज इन द लेट 13th सेंचुरी। नाउ कंसेप्ट ऑफ डेप्ट की अगर हम बात करें अंडर हिंदू लॉ, देन इन दैट केस ये एक तरीके का पायस ऑब्लिगेशन है जो कि सन को पे करना चाहिए। और किसके डेप्ट को पे करना चाहिए? फादर्स के डेप्ट को पे करने का जो सन के ऊपर लायबिलिटी होती है उसे हम इस पायस ऑब्लिगेशन को बेसिकली कहते हैं कि सन इज अंडर अ पायस ऑब्लिगेशन टू पे द डेप्ट ऑफ हिज फादर। नेक्स्ट इज अंडर ओल्ड हिंदू लॉ, सन जो है उसको ये पायस ऑब्लिगेशन है कि वो पे करे अपने फादर का डेप्ट, भले ही उनको भले ही इस पर्टिकुलर सन को उनसे कोई प्रॉपर्टी मिले या ना मिले। दिस वाज द कंसेप्ट इन द ओल्ड हिंदू लॉ। अब ग्रैंडसन भी जो है वो लायबल है केवल तब जब ही गेट्स एन एसेट्स फ्रॉम द ग्रैंडफादर। प्रेजेंट में भी ग्रैंडसन जो है वो कब लायबल है? केवल तब जब उसको अपने ग्रैंडफादर से कोई एसेट मिले। बट द लायबिलिटी ऑफ द सन टू पे हिज एंसेस्टर्स डेब्ट हैड बीन मॉडिफाइड बाय द जुडिशियल डिसीजन। लेकिन ये जो बेसिकली लायबिलिटी है सन की अपने एंसेस्टर्स के कर्जा को फेडने की, ये जो बेसिकली कंसेप्ट है ये मॉडिफाई हुआ है जुडिशियल डिसीजन से टाइम टू टाइम। अगर हम देखें चोकलिंगम वर्सेस ऑफिशियल अजाइनी ऑफ मद्रास का केस, तो विल फाइंड कि जो प्रीवी काउंसिल है उसने ऐसा ऑब्जर्व किया था दैट देयर कैन बी नो डाउट दैट इन मेनी रिस्पेक्ट हिंदू लॉ जो है वो एडमिनिस्टर कर रहा है आज की तारीख में बिल्कुल ऐसा जैसा पहले नहीं था। द टेंडेंसी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है एंड नॉट टू एक्सटेंड द लिमिट ऑफ सूट दिस डॉक्ट्रिन। और अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जो उसका एप्लीकेशन है वो प्रेजेंट में चेंज हो गया है। Thus, while under the old Hindu law, the liability of the father's debt extended to the personal liability of the son. For example के तौर पे अगर हम देखें ओल्ड हिंदू लॉ, तो उसमें क्या था कि जो बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फादर के कर्जे फेडने की, वो सन के पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर भी आ जाती थी। बट अभी प्रेजेंट में क्या है
कि सन जो है इज नाउ नॉट रिस्पॉन्सिबल, सन्स पर्सनल प्रॉपर्टी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द फादर्स डेब्ट। यहाँ पे सन जो है उसकी लायबिलिटी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या हो गई है, लिमिटेड हो गई है टू हिज इंटरेस्ट इन दी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जितना शेयर उसको जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में से मिला है उतने में से ही दिस पर्टिकुलर सन वुड बी लायबल टू पे दी फादर्स डेब्ट एंड नॉट बियॉन्ड हिज ओन not beyond his own share. नेक्स्ट इज हेमराज वर्सेस खेमचंद का अगर हम मैटर देखें तो प्रीवी काउंसिल ने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि दैट अंडर हिंदू लॉ अ सन जो है इज अंडर पायस ऑब्लिगेशन कि वो अपने फादर के कर्जों को फेडेगा ताकि वो अपने फादर को फर्दर पनिशमेंट से रोक सके, वो पनिशमेंट जो कि फादर को नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट्स की वजह से हो सकती थी। ये जो लायबिलिटी है सन की अपने फादर के डेब्ट को पे करने की अराइज होती है इवन इफ द फादर वाज नॉट अ मैनेजर और द कर्ता ऑफ द फैमिली। लायबिलिटी जो है वो सन की पे करने की अपने फादर्स के डेब्ट को, ये एक तरीके की स्पेशल लायबिलिटी है जो कि रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर क्रिएट की गई है एंड कैन बी एनफोर्स ओनली अगेंस्ट द सन एंड नो अदर कोपार्टनर्स जो है वुड बी लायबल फॉर सच काइंड ऑफ अ पेमेंट। नेक्स्ट इज बाबूलाल वर्सेस चंद्रिका प्रसाद का अगर हम मैटर देखते हैं देन इन दैट केस इस मैटर में कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि ये जो डॉक्ट्रिन है बेसिकली पायस ऑब्लिगेशन की जिसमें कि सन लायबल है अपने फादर के कर्जों का परतफेड़ करने के लिए, ये बेसिकली बेस्ड है एक रिलीजियस कंसिडरेशन के ऊपर एंड ये बताता है कि फादर्स डेब्ट जो है वो व्यवहारिक होना चाहिए। लेकिन यदि फादर्स का जो डेब्ट है यदि वो अव्यवहारिक है या फिर टिंटेड विद इमोरलिटी है देन इन दैट केस इस डॉक्ट्रिन का हम मदद नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब है पायस ऑब्लिगेशन की डॉक्ट्रिन का हम मदद नहीं ले सकते हैं भले ही फिर फादर जो है वो अलाइव हो या फिर डेथ हो। कहने का मतलब है जो डेब्ट्स फादर ने इनक्योर किए हैं यदि वो इमोरल पर्पसेस के हैं देन इन दैट केस उसको फेडने की जिम्मेदारी बच्चे की नहीं होगी। इफ वी टेक इनटू कंसीडरेशन द लायबिलिटी ऑफ द डेब्ट व्हिच आर कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर पार्टीशन, तो कंसेप्ट क्या है, तो ये बताता है डेब्ट जो कि फादर ने लिए हैं एज अ मैनेजर या फिर जॉइंट फैमिली करके एज अ मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली करके या फिर एज अ मैनेजर ऑफ द जॉइंट फैमिली करके एंड फैमिली पर्पसेस से। इफ द फादर incurs a debt as a manager of the joint family for family purposes then in that case son या फिर ग्रैंडसन या फिर ग्रेट ग्रैंडसन जो है वो लायबल रहेंगे केवल उतने एक्सटेंट तक जितने एक्सटेंट तक वो शेयर ले रहे हैं कोपार्टनरी प्रॉपर्टी से। Where the father was not able to pay the debt, his son can be held liable for the debt. अगर फादर पे नहीं कर पाता है कर्जा then in that case बेटा जो है उसको लायबल ठहराया जा सकता है for the payment of the debts. Now debts यदि पर्सनल बेनिफिट के लिए लिए गए हैं then in that case what would be the scenario whether the son would be held liable। तो देखिए इसमें क्या प्रोविजन दिया हुआ है कि if the father incurs a debt for his personal benefit, अगर फादर जो है वो डेप्ट इनक्योर करता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए देन इन दैट केस सन जो है वो लायबल रहेगा केवल पेमेंट करने के लिए उन डेब्ट्स को जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन के अंतर्गत बैठे हैं, ना कि उन डेब्ट्स को जो कि टिंटेड विद इलीगैलिटी है। लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, केवल पर्सनल प्रॉपर्टी का शेयर जो बेटे को मिल रहा है केवल उतने एक्सटेंट तक ही बेटा जो है वो लायबल रहेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ द होल फैमिली विड नॉट बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द पर्सनल डेब्ट। पूरी की पूरी फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो लायबल नहीं रहेगी पर्सनल डेब्ट्स पे करने के लिए। इफ वी टेक इनटू कंसीडरेशन द लायबिलिटी फॉर अ डेब्ट्स व्हिच आर कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर पार्टीशन, तो ऐसे वक्त में सन जो है वो लायबल नहीं है पे करने के लिए डेब्ट्स ऑफ द फादर जो भी फादर ने लिए हैं आफ्टर द पार्टीशन। सन जो है वो केवल लायबल रहेगा आफ्टर पार्टीशन फॉर अ डेब्ट्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट किए गए फादर के द्वारा बिफोर पार्टीशन, यानी सन जो है वो लायबल रहेगा पार्टीशन के बाद पे करने के लिए उन कर्जों को जो कर्जे फादर ने पार्टीशन के पहले लिए हैं। लायबिलिटी जो है पे करने की हिज फादर्स डेब्ट वो प्रेजेंट में इवन वो प्रेजेंट रहती है इवन इन दी फादर्स लाइफ टाइम, फादर जिंदा हैं उस वक्त भी बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फादर के द्वारा लिए गए कर्जों को फेडने की अगर वो कर्जे पार्टीशन से पहले लिए गए हैं तो। द सन आर लायबल फॉर द फादर्स डेब्ट वेदर द फादर वाज अलाइव और डेड। नेक्स्ट इज अगर हम डेब्ट्स की बात करें जो कि हिंदू लॉ में मेंशन किए गए हैं तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेब्ट्स, फर्स्टली अव्यवहारिका डेब्ट एंड नेक्स्ट इज द व्यवहारिका डेब्ट। अगर हम बात करते हैं अव्यवहारिक डेब्ट्स की तो उसकी डेफिनेशन जो है वो एज सच बृहस्पति के अनुसार इज that son are not compelled to pay sum due by their father for spirituous liquor। कहने का मतलब है यहाँ पे स्पिरिटस लीकर के लिए गए कर्जों को अव्यवहारिक बताया गया है।
कर्जे वो जो कि हमने लिए फॉर लॉस ऑफ प्ले या फॉर प्रॉमिस विदाउट फॉर अ प्रॉमिस मेड विदाउट कंसिडर्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द लस्ट। तो कहने का मतलब है ऐसे प्रोमिसेस जो कि लिए गए हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, या फिर ऐसे बेसिकली डिसीजंस जो कि इन्फ्लुएंस ऑफ लस्ट में लिए गए हैं डेब्ट से रिलेटेड, या फिर सम ऑफ विच इज श्योरली, या फिर ऐसा सम जो कि बेसिकली श्योरली यानी गारंटी यानी श्योरिटी के फॉर्म में दिए गए हैं, और फॉर अ फाइन और एट ऑल द बैलेंस ऑफ ईदर, या फिर एट ऑल किसी भी चीज के बैलेंस के रूप में दिए गए हैं, देन इन दैट केस वो सारे जो बेसिकली डेब्ट्स रहेंगे जो टैक्स टूल फाइन इनके रूप में बैलेंस है वो सब अव्यवहारिक कहलाए जाएंगे। अगर हम मनु की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हैं तो अकॉर्डिंग टू दी मनु, मनी ड्यू बाय श्योरिटी और आइडली प्रॉमिस, कहने का मतलब है ऐसा मनी जो कि श्योरिटी यानी गारंटी के रूप में दिया गया है, या फिर आइडल प्रॉमिस। आइडल प्रॉमिस का मतलब ये होता है कि सामने वाले बंदे ने विदाउट एनी कंसिडरेशन, ज्यादा कुछ सोचे समझे बगैर ही क्या कर दिया है, प्रॉमिस कर दिया है, गारंटी दे दी है। लॉस एट प्ले या फिर ड्यू फॉर स्पिरिटस लीकर, ये सब चीजें जो है ये अव्यवहारिक डेब्ट्स में कहलाई जाएगी, जिसमें कि फाइन का कुछ पोर्शन जो अनपेड है, टैक्स ड्यूटी का जो कुछ पोर्शन अनपेड है, ये सारी चीजें जो है अव्यवहारिक डेब्ट्स में गिनी जाएगी। द सन शैल नॉट बी ऑब्लाइज्ड टू पे ऑल दीज काइंड्स ऑफ डेब्ट्स। Now next is, if we take into consideration the definition which was given by Yajnavalika, then in that case according to Yajnavalika, if the father is dead, अगर father जो है वो dead है, या फिर लिस्टेड प्लेस में चले गए हैं, या फिर इनक्योरेबल डिसीज से सफर कर रहे हैं, देन इन दैट केस सन जो है या फिर ग्रैंडसन जो है वो लायबल रहेगा पे करने के लिए डेब्ट, प्रोवाइडेड वो जो डेब्ट्स है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर वाइन ना हो, लस ना हो, गैम्बलिंग ना हो, या फिर ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ एन अनपेड पोर्शन ऑफ द फाइन, या फिर टोल ऑन अकाउंट ऑफ एन आइडियल प्रॉमिस ना हो। क्योंकि ये सब जो है बेसिकली डेब्ट्स ये किसमें गिने जाएंगे, अव्यवहारिक डेब्ट्स में गिने जाएंगे। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द अव्यवहारिक डेब्ट्स। फर्स्टली डेब्ट ड्यू फॉर अ वाइन और स्पिरिटस लीकर, डेब्ट ड्यू फॉर लस्ट, गैम्बलिंग के लिए लिया गया डेब्ट, या फिर डेब्ट ड्यू फॉर एनीथिंग आइडियल प्रॉमिस और अ प्रॉमिस मेड विदाउट कंसिडरेशन, या फिर कमर्शियल डेब्ट्स, या फिर ब्राइड प्राइस, या फिर बैलेंस ऑफ इट। नेक्स्ट इज fine or a balance of the fine, then debts for security shift due and surety for appearance or honesty of another, debts incurred for purposes of spending in marriage of a concubine daughter, and debts incurred by father for commission of the crime। ये जो बेसिकली होता है इसे हम कहते हैं अव्यवहारिक डेब्ट्स। नाउ प्रेजेंट लॉ क्या है, प्रेजेंट लॉ ये बोलता है कि द सन्स आर नॉट लायबल फॉर द डेब्ट्स व्हिच आर नॉट व्यवहारिक, the liability of the son does not exist to a व्यवहारिक debt। liability जो है बेसिकली वो देखा जाए तो इम्यून हो जाएगी, यानी द इम्यूनिटी जो है सन की वो सिर्फ और सिर्फ द इम्यूनिटी ऑफ द सन टू पे व्यवहारिक डेब्ट इज अवेलेबल ओनली इफ द डेब्ट जो है वो अव्यवहारिक है फ्रॉम द इंसेप्शन इटसेल्फ एट द टाइम ऑफ incurring those particular debt। But if the debt is in inception not immoral, then in that case सन जो है वो liable रहेगा पे करने के लिए। Now students, I hope you have understood the concept. Thank you for attending this session. Thank you.